मुमताज भाई। अरे बिल्कुल सही है। और मैं तो शुरू से इस बात का कायल रहा हूं, लेकिन जो बुनियादी सवाल हैं वो सवाल हमेशा आप लोगों की तरफ से ही उठाए जाते रहे। मैं तो बड़ा मुतदिल रहा, लेकिन आप लोगों ने ही सवाल उठाए, और वो सवाल जायज भी हैं। ऐसा नहीं है कि जायज नहीं थे, सवाल वो आज भी हैं। आज तुर्की ने जो बात कही तो बहुत अच्छा है कि बातचीत पे लौटे, सब चाहते हैं बातचीत पे लौटे। लेकिन सवाल ये है कि जो समझौता आप लोगों ने कराया था, तुर्की शामिल था, मिस्र शामिल था, कतर, गाजा में, तो आज जब गाजा में कुल्लम कुल्ला मारा जा रहा है तो इनको गाजा पे तो बोलना चाहिए। एक लफ्ज नहीं बोल रहे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या गाजा में लोग नहीं है? ईरान की इतनी फिक्र है, हाँ? ईरान की तो फिक्र है, तो गाजा की फिक्र क्यों नहीं भाई? हाँ? वहां लोग नहीं है तो क्यों नहीं है वहां की फिक्र? एक बड़ा सवाल ये है। बड़ा, आपको मिस्र की फिक्र क्यों नहीं है? मिस्र में भी हालात अच्छे नहीं है। तो एक बड़ी खबर, यादवेन दत्त मिश्रा जी ने बहुत बड़ी बात कही। मुमताज भाई, ट्रंप खाड़ी से भागना चाहता है, लेकिन भागने का मौका ईरान नहीं दे रहा है। उसको अमेरिकी सैनिकों की दुर्दशा नजर आ रही है, जिसे छुपा नहीं पाएगा, यही फिक्र है उसकी। और ये सही बात है, मैं आपको बता दूं कि ईरान, अमेरिका चाहता है कि निकल जाए, लेकिन ईरान उसको घसीट रहा। और ईरान अभी, सुप्रीम लीडर ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है, और 2 दिन गालिबन हो रहे हैं या आज एक दिन हुआ है, और कहा है कि सब जितनी वॉरशिप है, जितनी फोर्सेस ले जाओ, नहीं तो हम सबको तबाह कर देंगे। और ये सुप्रीम लीडर का बयान देखिए। जो लोग, कुछ लोग हो सकता है शक में मुब्तला हो, कुछ हो रहे हो, सुप्रीम लीडर का बयान आया ही इसीलिए अब है कि ईरान क्या चाहता है, ईरान का मकसद क्या। और ये इसलिए भी होगा अब्दुल वाहिद साहब, ताकि आवाम को भी ये बताया जा सके कि ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल से सरेंडर नहीं है, या हम बातचीत ही नहीं चाहते, हम जंग पे भी आमादा है। और अब बात से राक्षी हो या ये सब, ये भी लगातार जिस तरह से बातचीत होती रही, देखिए बहुत सारी चीजें हैं, इतनी पेचीदगियां हो जाती हैं। और खास तौर से ये जो अमेरिका इजराइल की समझ पाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे जयदीप साहब लिखा है, यूएस और इजराइल के अंदर अफरा तफरी का माहौल है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अपने फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर या सैनिकों को कहां छिपाएं। मवाफिक अल साथी बेस पर हमले के बाद यूएस ने बहुत सारी सामग्री अकबर अकबा एयरपोर्ट पर एकत्र कर ली थी, लेकिन ईरान को इंटेलिजेंस प्राप्त होते ही उसने उस पर हमला कर दिया। तो हमला कर दी, इसलिए अब वहां से जेट आदि यहाँ पे हटाकर दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। तो ये आप देखिए, इस तरह से मुश्तबा साहब अब जमीनी हमला, कुवैत में एयरबेस, अमरीकी छावनी पर हमला की योजना बना चुके अमरीकी फोर्स को जिंदा पकड़ने की, कुछ अरब कंट्री में घुसकर जिंदा पकड़ने की योजना बन रही। यूएस कुछ न कुछ दिनों में अपने जेट आदि एक देश से दूसरे देश से, ये जो बार बार खबर आ रही है कि जो जमीन पे, यानी अमरीकी फौजियों को अरेस्ट करना, उनको यरगमाल बनाना, और फिर ये तमाम चीजें इस तरह के, अभी मिस्र से, सीरिया से खबर आई थी, अब यहाँ पे बताया जा रहा है। किस तरह से इसको देखते हैं? क्या आपको लग रहा है भाई, ईरान जो है, यूएस कुछ ना कुछ दिनों में, तो यूएस की देखिए हालत तो बड़ी खस्ता है, ऐसा नहीं है। और चूंकि मिड टर्म इलेक्शन भी है, डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का डर भी है कहीं ऐसा ना हो कि हम आधे अधूरे में निमट जाएं। अब्दुल वाहिद साहब। जी, देखिए ऐसा है मुमताज भाई कि वो बातें सही हैं। कल ही जो है आपके उसमें जो है बताया था मैंने कि भाई इसराइली पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई है। अब जो है वहाँ पे इलेक्शन होंगे, 27 जो है अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की गई है। उसके अलावा आपको मालूम है कि नवंबर के अंदर मिड टर्म पोल की तरफ अमेरिका जा रहा है। तो बेसिकली क्या है कि वो जो पूरे का पूरा मैसेज गया था उस माहदे के बाद, एमओयू के बाद, कि भाई अमेरिका कहीं ना कहीं झुक गया है, ईरान अपर हैंड लिए हुए है। इससे निकलना चाह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप कि भाई अमेरिका सुपर पावर है। इस तरह की बातें जो है अवाम के सामने नहीं जानी चाहिए कि भाई एक तरह से अमेरिका को उसके अंदर पसपाई हो गई। तो इसलिए जो है अपनी फेस सेविंग के लिए सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़ आप देखिए कि एक तरफ बातचीत जारी थी,
दूसरी तरफ अमेरिका जो है अरब ममालिक के जरिए पैरेलल एक दूसरा रास्ता भी खोलने के था उसमें, कि भाई अगर ईरान के जो है साइड का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वो है रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो हम जो है ओमान को तैयार करेंगे, उस पर प्रेशर बिल्डअप करेंगे कि हम उसको लाएं। और आप देखिए प्रेशर बिल्डअप करने की बहुत सारी टेक्टिक्स होती हैं। अरब ममालिक के बहुत सारे पैसे अभी भी अमेरिका के अंदर फंसे हुए हैं, जो ये ट्रेड करते हैं। इराक के बारे में मैंने बताया था आपको कि इराक के तेल पर उसी तरह का कंट्रोल है जैसा इस्लामी इनकलाब आने से पहले ईरान के 80% तेल की उस पे जो है अमेरिका और ब्रिटेन का कंट्रोल था। सिर्फ 20% ही पैसे मिलते थे ईरान को इस्लामी इनकलाब आने से पहले रजा शाह पहलवी को, और बाकी सारे के सारे पैसे ब्रिटेन और अमेरिका रख लेते थे। इराक की सूरत हाल यही है। वहां कई महीने तक इलेक्शन होने के बावजूद प्रधानमंत्री का ओहदा खाली रहा इराक में, सिर्फ इसीलिए क्योंकि व्हाइट हाउस से मंजूरी नहीं मिली थी। तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसको देखना होता है कि भाई क्या है, दुनिया कैसे जा रही है। तुर्की के साथ प्रॉब्लम यह है कि अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। वो नेटो का भी मेंबर है, अमेरिका को भी खुश रखना है, रशिया भी नाराज ना हो। तो अब आप बताइए कि S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो उसने रूस से लिया था, जिस पे अमेरिका बहुत नाराज हुआ, ये उस वक्त की बात है जब बशारुल असद जो है उनके हाथ में गवर्नमेंट थी शाम की। तो उस वक्त आप देखिए कि S-400 अमेरिका की नाराजगी के बावजूद तुर्किया ने खरीदा, और अब तुर्किया वो मुल्क ढूंढ रहा है जिसको वो S-400 बेच सके, ताकि अमेरिका से वो F-35 ले सके। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये क्या है चीजें। तो होता वही है कि भाई जैसे यूरोपीय यूनियन की मेंबर बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर तुर्किया ने लगाया था, उसी तरह का जोर उसका अब भी है कि भाई कुछ सोफिस्टिकेटेड वेपन जो है, जो अभी भी अमेरिका और उनके पास हैं, और जो बहुत सारे जो है हेसिटेशंस हैं यूएस के अंदर और यूरोप के अंदर कि भाई हमें ये डिस्पाइट बीइंग अ मेंबर टर्की को हमें ये ट्रांसफर करना चाहिए या नहीं। तो कुल मिलाकर यह है कि एक चीज समझनी चाहिए इनको कि भाई जो भी ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, तुर्किया को द सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता है क्योंकि उसका इस्तांबुल शहर जो है वो जो है यूरोप के अंदर है। तो अब यह है कि क्या वो अपनी इस इमेज से बाहर निकल पाएगा, या निकलने की जो कोशिश कर रहा है उसमें कितनी कामयाबी मिलेगी। तो ये गिव एंड टेक का मामला है। तो अब वो S-400 किसको बेचेगा। तुर्किया चाहता यह है कि भाई यूएई खरीद ले, भारत को वो बेच नहीं सकता क्योंकि यहाँ पाकिस्तान का मामला है, कहीं पाकिस्तान ना नाराज हो जाए। तो ये इतने सारे पेंच हैं इसके अंदर। रूस ने बोला कि लाओ हमें ही वापस कर दो। अब अगर रूस को दोबारा दे दिया तो बड़ी जो है एक तरह से तल्लुकात के अंदर तल्खी आ जाएगी। तो कुल मिलाकर ये है कि इस तरह की मजबूरियों को ये मुल्क कब तक मैं झेलेंगे, रोकूंगा या कब अब्दुल तक वाहिद अपने साहब, एक ऊपर ये बड़ी खबर ये आ रही है अल जजीरा से, बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये है, अल जजीरा ने अभी खबर दी है, ईरान ने दावा किया है कि यूएस ड्रोन को मार गिराया है। कई यूएस ड्रोन जो अटैक कर रहे थे ईरान पे, उसे मार गिराया है। तो ये बड़ा दावा किया गया है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर प्लांट पे हमला किया गया था, तो उसके सिलसिले में भी जो जांच एजेंसी है वो उस पे बाकायदा जो है उसकी जांच कर रही है कि IAEA जो है कि वहां लीक तो नहीं, कुछ लीकेज तो नहीं हुई। बहरहाल वो भी चल रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि ईरान ने बड़ा दावा किया है। इसके अलावा अमेरिका खाड़ी से निकलने के लिए मन बना रहा है। खाड़ी के मुल्क अभी भी मान नहीं रहे यहाँ पे। और दूसरी चीज ये कि ईरान ने जॉर्डन के उस बेस पर हमला किया जो इजराइल के एलाट के पास, इलाके के पास उनके मिसाइल के टुकड़े एलात तक गिरे हैं। तो एलात तक आप ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अब्दुल वाहिद साहब। जॉर्डन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां फिलिस्तीनी भी बहुत हैं, और वहां लेबनान के लोग भी पहुंच सकते हैं। और ये अगर वहां पे सरकार जॉर्डन की कमजोर होती है या वहां पे फौज, तो मुझे लग रहा है कि 40 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है इजराइल। अब्दुल वाहिद साहब, हालात धमाका खेज हो सकते हैं। देखिए ऐसा है कि हालात धमाका खेज बहुत पहले से हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। कब क्या हो जाए किसी को मालूम नहीं है। जब अरब स्प्रिंग आया था उस वक्त भी आपने देखा कि कैसे 24-24 घंटे के अंदर कई सारे देशों के हुक्मरान भाग खड़े हुए थे, तख्ता पलट हुआ था।
तो ये जो है बहुत सारी चीज़ें हैं। हमेशा सबसे ज़्यादा वल्नरेबल यानी खतरनाक सिचुएशन या एक तरह से तलवार की धार पे अगर कोई सिस्टम रहता है गवर्नमेंट का, तो वो अथॉरिटेरियन रिजीम होती है या बादशाहत रहती है, मोनार्की रहती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और क्योंकि बादशाह को जो है वो पूरी कभी भी मुकम्मल अवामी हिमायत हासिल नहीं होती है। वो तो कुछ मिलिट्री होती है, कुछ अपना जोड़-तोड़ करके किसी तरह अपनी सत्ता बचाए रखते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि जो जॉर्डन की है कंडीशन है, अब वहाँ पे बेसेज़ हैं। अब जॉर्डन में जितने अमेरिका के बेसेज़ हैं वो सब हैं। अब बताइए कि पूरी की पूरी जो एयर स्पेस है जॉर्डन का, उस पे कंट्रोल किसका है? इसराइल का। जॉर्डन पे जो भी मिसाइल ईरान फायर कर रहा है अमेरिकन बेसिस पे, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कौन है? इसराइल वगैरह भी हैं, अमेरिका तो खैर वहाँ मौजूद ही है। तो कुल मिलाकर ये है कि इसराइल पे जो भी अटैक होता है, जॉर्डन वगैरह के उससे रूट से जो भी रॉकेट आते हैं, वो सारे का सारा जो है इसराइल इंटरसेप्ट वो जॉर्डन में ही कर लेता है। तो कुल मिलाकर ये है, लेकिन इस वक़्त सिनेरियो बदला ये है, देखिए अवाम के अंदर जो है क्या इतनी हिम्मत है, इतना हौसला है कि वो आएँ और तख्त उलट दें? क्या ईरान ये चाहता है? तो अभी ईरान नहीं चाहता, क्योंकि अभी ये बहुत ही इमैच्योर जो है सिनेरियो होगा, एक केस होगा कि भई जो है अचानक आए और जो है ये सब हो गया। क्योंकि इससे फिर ईरान के खिलाफ एक दुश्मनी इन बादशाहत ये जो है मोनार्कीज़ जो हैं, यहाँ पे शुरू हो जाएगी। तो अभी ईरान कहीं तख्ता पलट करने के मूड में नहीं है। इसीलिए जब बहुत सारी खबरें आई थी पहले कि भाई ईरान ने ग्राउंड ऑपरेशन किया है, सीरिया के अंदर कमांडो उतार के इतने लोगों को मार दिया है। भई देखिए ईरान हर साल 2-3 सैटेलाइट खला में छोड़ता है। ईरान का अपना सर्विलांस सिस्टम भी है। तो लोग इसको भूल जाते हैं, जैसे आप देखिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पे टावर था, उसको अमेरिका ने ध्वस्त कर दिया मिसाइल मार करके। अब ये पूरी दुनिया में खबर आ रही है कि ईरान अंधा हो गया है, उसको दिख ही नहीं रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से कौन से जहाज़ गुज़र रहे हैं, कौन से नहीं। तो भई अगर उसको नहीं दिख रहा है तो 2 जहाज़ तो आज भी उसने जो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के अंदर ईरान ने टारगेट किया है, जिसको अमेरिका निकालने की कोशिश कर रहा था। तो सैटेलाइट के दौर में सिर्फ़ ये बोलना कि नहीं सिर्फ़ टावर से ही होगी निगरानी आपकी, तो ये जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, अब दुनिया बहुत आगे निकल गई है। ये वही ईरान है, जो 2000 10,000 के ड्रोन से अमेरिका के कई लाख करोड़ के जो है मतलब उनके जो है सिस्टम को बर्बाद कर रहा है। 2000 या 20,000 रुपए का या 50,000 रुपए का मान लीजिए एक ईरानियन ड्रोन जाता है और उसको मारने के लिए कई लाख करोड़ का जो है अमेरिका मिसाइल दागता है। तो कुल मिलाकर ये है कि ये पूरे का पूरा जंग का सिनेरियो तब्दील है। दुनिया एक नई टेक्नोलॉजी को का एक्सपीरियंस कर रही है, देख रही है। तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक जॉर्डन वगैरह की बात है, ये छोटे-छोटे मुल्क हैं, डरे हुए मुल्क हैं, सहमे हुए मुल्क हैं, इसराइल पे फुल्ली डिपेंडेंट हैं। अब आप बताइए कि अगर इसराइल इलेक्ट्रिसिटी न दे, पानी न दे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट न दे, तो ईरान मर जाए वो जॉर्डन मर जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है जॉर्डन का अराउंड 80% एरिया ऐसा है जो इनहैबिटेबल है, जहाँ कोई रह ही नहीं सकता। रेगिस्तान है बिल्कुल, जैसा हम फ़िल्मों में देखते हैं कि भई रेगिस्तान के साँप, वो सब बिच्छू, ये सारे के सारे पाए जाते हैं। 20% एरिया ठीक है और उस 20% में भी सिर्फ 10% एरिया ऐसा है जहां इंसानी आबादी है। तो आप बताइए कि एक ऐसा मुल्क जो है वो कितना मजबूर और बेकस होगा। तो ये जो है इसीलिए उसका नाम उर्दन पड़ा, तुर्की का शब्द है उर्दू, उर्दू का मतलब होता है कैंट। तो ये कैंटोमेंट था टर्किश मिलिट्री का। तो वहां उतना ही बड़ा एरिया था जहाँ पे लोग रह सकते थे, उसी को उसने अपना कैंप बनाया था। तो जब ये पूरे शेरिफ ऑफ मक्का वगैरह भगाए गए इधर से उधर से, तो फिर ये भागते-भागते जॉर्डन आए, इंग्लैंड के बादशाह के सामने दंडवत हो गए, महारानी विक्टोरिया के उसमें कि भई मुझे बचा लो, मेरा क्या होगा? तो बोला कि ठीक है, तुम्हें सऊदी ने भी नकार दिया, मिस्र ने भी नकार दिया, सबने, तो अब जो है आइए, हम आपको कुछ न कुछ दे देते हैं, तो उनको जॉर्डन पकड़ा दिया कि ये ले लो। तो कुल मिलाकर ये है, इसीलिए जॉर्डन को बहुत सारे लोग मिड इन इंग्लैंड भी बोलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक तो खबर आ रही है ये अब्दुल जो है वाहिद सारी साहब, चीज़ें। एक खबर आ रही है और खबर ये है यहाँ पे यादवेंद्र दत्त मिश्रा ने सवाल उठाया है। बुंदेला 4 दिनों में 2 सैनिकों की मौत और 29 सैनिक जख्मी है। ये ऑफिशियल खबर है, सूचना है। तो वास्तविक कितने होंगे ये ईरान के सीमित साधन में बड़ी उपलब्धि है। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज ये है कि इराक के पीएम इस हफ्ते के आखिर तक ईरान
का दौरा करेंगे, ईरान के यात्रा करेंगे, ये खबर आ रही है। तो यहाँ पे ये अपने आप में, इसके अलावा एक और जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने IRGC को अब ये स्पष्ट हो गया है कि यदि जॉर्डन का किला भेज दिया जाता है तो इजराइल की फैसिलिटी US की मिलिट्री उपकरणों से ओवर स्टॉक हो जाएगी। ये अपने आप में देखिए, जो हम लोग बात कर रहे थे, अमेरिकी फौजी इधर से उधर, उधर से इधर भागी भागी फिर रही, छुपने के लिए जगह नहीं मिल रही। ईरान ने कहा इस जंग के शुरू में वो 2 जहाज जिन पर हमला हुआ था उसमें अमेरिका का हाथ था। ये बहुत बड़ी बात है, इसका मतलब बहुत बड़ी साजिश थी। ये खबर जो है अब्दुल वाहिद साहब, ये पूरा मामला जो है एक तरीके से ईरान पे हमला करना ही था इनको उस वक्त जब प्रोटेक्शन था। देखिए, ऐसा है कि मैंने बताया आपको कि भाई US की ये पॉलिसी थी कि ओमान को और इनको जो है प्रेशर बिल्डअप करके एक जो है ऑप्शनल रूट जो है क्रिएट किया जाए ताकि ईरान पर डिपेंडेंसी खत्म हो पूरी तरह से, क्योंकि ये इनको मालूम है कि स्वेज कैनाल वाला सिनेरियो क्या था, पनामा के अंदर क्या है, आबनाए बासफोरस के ऊपर जो है तो ये सब पूरे का पूरा इनको मालूम है। उसके अलावा इनको ये भी मालूम है क्रीमिया किस तरह से टेक ओवर किया रशिया ने, तो ये बहुत सारी चीजें ये देख रहे हैं। तो अब जो है अमेरिका किसी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहता है। तो कुल मिलाकर ये है कि वो जो दोनों पे अटैक हुआ, चाहे अमेरिका ने किया हो चाहे ईरान ने, एक्सपोज कौन हुआ? एक्सपोज अमेरिका हुआ है, भले ही उसने खुद ही करवाया हो। तो सवाल यह है कि भाई कोई भी चीज हुआ है उसका एंड रिजल्ट क्या रहा? एंड रिजल्ट ये रहा कि एक्सपोज अमेरिका ही होता है। भाई सवाल यह है कि मान लीजिए कि अगर वारशिप को सपोज मान लिया कि ईरान ने टारगेट किया था, सॉरी टैंकर्स को, तो अगर ऑयल टैंकर्स ईरान ने टारगेट किए थे तो आपको विरोध दर्ज कराना चाहिए था कि आपने किया है। क्या ईरान ने ऑफिशियली एक्सेप्ट किया कि उसने किया है? नहीं किया। तो उसके बाद क्या था कि फिर उसी का, भाई ईरान का अब तक का क्या है कि जिस इंटेंसिटी का अटैक ईरान पे होता है उसी इंटेंसिटी का अटैक, यानी उतना ही अटैक, वो काउंटर अटैक ईरान की तरफ से आता है। क्या अमेरिका ने किया? ऐसा नहीं। अमेरिका ने सीधे सीधे जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है ईरान के उनको टारगेट किया, पुलों को उड़ाया, ब्रिजेस वगैरह को, और सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक जो वो थी रेलवे ट्रैक, जो रशिया और चाइना से जो ट्रेड होता है उस रेलवे ट्रैक को भी उड़ा दिया। तो भाई कुल मिलाकर यह है कि आपकी नीयत पहले से ही थी, जैसा कि मैंने कई बार आपके प्रोग्राम में कहा है कि भाई ये जो ईरान है ये तना है, ये जड़ नहीं है। असल जड़ ये है कि फलस्तीन को खत्म करके एक ग्रेटर इसराइल का पूरे वेस्ट का मंसूबा है, जिसके अंदर यूरोप, नेटो, अमेरिका, ये सारे के सारे शामिल हैं। बल्कि इनके जितने एलाइज हैं जो मुस्लिम नहीं है वो सारे के सारे शामिल हैं, और जो नाम नेहाद मुस्लिम है वो भी शामिल हैं। तो कुल मिलाकर यह है कि ऐसा बहुत सारा है। अब उसको जो है देखना पड़ता है कि ईरान कितने महाज पर लड़ेगा और कैसे लड़ेगा। इसीलिए जो लोग फौरन तनकीद करते हैं कि भाई ईरान इसराइल पे क्यों नहीं मार रहा मिसाइल फौरन धड़ाधड़, तो भाई सवाल यह है कि ईरान देख रहा है कि यहाँ पे सिचुएशन कितनी कॉम्प्लेक्स है। ऐसा नहीं है कि भाई ईरान चाहेगा इधर उधर मिसाइल 10-20 जगह। भाई सवाल यह है कि आपके सामने दुश्मन खड़ा है, दरवाजे पे है, आपके साथ दुश्मन आपके घरों में भी हैं, दुश्मन आपके यहाँ बिल्कुल इराक पर कुर्द हैं, दूसरी साइड में पाकिस्तानी बॉर्डर पर बलोच हैं, आपके यहाँ इंटरनली मुजाहिदीन खल्क नाम की एक तंजीम मौजूद है। तो कुल मिलाकर यह है कि भाई क्या सारे महाज वो एक साथ खोल दे? तो कुल मिलाकर यह है कि बहुत ही कैलकुलेटेड मूव के साथ बहुत ही मैच्योर डिसीजन लेना पड़ता है। यही चीज जो है रिफ्लेक्ट करती है कि सिंसेरिटी लीडरशिप की क्या होती है। ईरान पागल नहीं है कि वो बार बार मुज़ाकरात की मेज पे जाता है, ये सब करता है। अगर अमेरिका टाइम बाई कर रहा है तो क्या ईरान ने टाइम बाई नहीं किया? अगर ईरान ने टाइम बाई नहीं किया होता तो क्या ईरान की एक कैपेबिलिटी होती कि वो आज कुवैत पे भी मार रहा होता, बहरीन पे भी मार रहा होता, ओमान पे भी मार रहा होता, सॉरी सऊदिया पे भी, और बहरीन पे भी, इराक पे भी, सीरिया पे भी, बताइए आप जॉर्डन पे भी। तो इतने सारे अगर वो मार रहा है तो इट मीन्स दैट कि फुल्ली प्रिपेयर्ड है ईरान। स्ट्रेटजी उसकी क्लियर है कि जिस इंटेंसिटी का जहां से अटैक होगा। अब जो है ईरान ने बहुत सारे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी किए हैं, जैसे सऊदिया पे। सऊदिया से कोई अटैक नहीं आया ईरान पे,
लेकिन चूंकि हुसियों का था, कन्फ्लिक्ट था, तो एक तरह से वार्निंग देना जरूरी था कि तुम अब तक जैसे न्यूट्रल रहे हो वैसे न्यूट्रल रहो, तुमने अगर जो है आगे बढ़ने की कोशिश की तो फिर हम देखो कि तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तो कुल मिलाकर यह है कि जब इस तरह की प्री एम्प्टिव स्ट्राइक होती है ईरान की या किसी की भी, तो फिर सामने वाला थोड़ा खौफ में आता है। तो इस वक्त ये भी बिल्कुल। है। और